क्वेश्चन है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ऑप्शन नंबर 1 नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 बहादुर, ऑप्शन नंबर 3 मछली, ऑप्शन नंबर 4 नागरी लिपि। तो चलो इसका आंसर देखते हैं, क्या है आंसर। तो इसका आंसर है 1 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, जिसमें कि यह पंक्ति है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? ऑप्शन नंबर 1 अंग देश के, ऑप्शन नंबर 2 गंधार के, ऑप्शन नंबर 3 केकई देश के, ऑप्शन नंबर 4 गौड़ देश के। तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर। गौड़ देश के जो लोग होते थे वो बड़े बड़े नख पसंद करते थे, यानी कि उनके जो नाखून होते थे वो बड़े बड़े होते थे, गौड़ देश के लोगों का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये एक उपन्यास है, उसका क्या नाम है? अनाम दास का पोथा। तो ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत, ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी। जब तक मैं आंसर बताता हूं तुम लोग कमेंट में लिखा करो कि कौन सा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम क्या था? अनाम दास का पोथा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। देखो निर्लज, निर्लज का मतलब है जिसे लज्जा नहीं हो। ये एक ऐसा अपराधी है जिसे किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर, नाखून को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून को कहा है कि यह एक निर्लज अपराधी है, इसे किसी भी प्रकार का कोई लज्जा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते हैं? सब पुराने अच्छे नहीं होते, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। तो कहता है जितना भी ओल्ड है वो गोल्ड नहीं हो सकता है। और सब नया जो है, कहता है ना नया आदमी खराब है, तो नया आदमी खराब ही नहीं होता है। यानी कि पुराने लोग में भी खराब होते हैं और नए लोग में भी अच्छे होते हैं। तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। दधीची की हड्डी से क्या बना था? तुम लोगों में से जो धार्मिक धारावाहिक देखता होगा उसमें कभी देखने का मौका मिलेगा, जब स्वर्गलोक पर आक्रमण हुआ था तो दधीची की हड्डी से ही इंद्र का वज्र बना था। इंद्र देवता के हाथ में जो वज्र होता है जिससे कि वो प्रहार करते हैं, वो दधीची की हड्डी से बना था। दधीची ऋषि ने अपने प्राण का त्याग करके अपना हड्डी दिया था, उस हड्डी से वो वज्र बना था। तो क्या आंसर हो जाएगा? इंद्र का वज्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, द्विवेदी जी ने किससे पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से पूछा था, किसी व्यक्ति ने पूछा था। तो किस, तो ऑप्शन है लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। तो क्या आंसर हो जाएगा? लड़की ने द्विवेदी जी से पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से मतलब है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित निबंध है, मछली नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर नौबत खाने में इबादत। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, वह एक ललित निबंध है। निबंध का प्रकार है ललित। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सा निबंध है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर 2 नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? जीवंत का मतलब हुआ जिसमें जीवन हो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं उनके अनुसार मनुष्य का जो नाखून है वो किसके जीवंत प्रतीक है? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो उनका आंसर है पाशवी वृत्ति के। पाशवी क्या है? खराब सेंस में, इसलिए इसको उन्होंने क्या कहा है? निर्लज अपराधी भी कहा है। तो कहा है मनुष्य के नाखून जो है पाशवी वृत्ति के यानी राक्षसी प्रवृत्ति के जीवन प्रतीक हैं। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907, 1906, 1905, 1904। आंसर हो जाएगा 1 1907। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। और 1900 के 2 साल बाद हजारी प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। इसलिए मैं कहता हूं
कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ आप लोगों को नौकरी के लिए तैयार कर रहा हूं। मेरा कोर्स कर लेने के बाद मैं दावा करता हूं कि आप किसी न किसी नौकरी को जरूर क्रैक करेंगे 10वीं के पास करने के साथ ही। मुझे बहुत सारा एग्जाम को क्रैक करने का एक्सपीरियंस, और हमारी जो टीम है उसमें सारे गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग हैं। इसलिए आप मुझे फॉलो करें। मैट्रिक की परीक्षा में 90% के मार्क्स के साथ साथ मैं 10वीं क्लास के बाद जो नौकरी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पास कराने की मैं गारंटी देता हूं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को क्रैक भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचय को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, अनजान स्मृतियों को। स्मृति क्या होता है? जो हमारे मन में जो भावनाएं, जो पुरानी जो भावनाएं होती है, तो कहता है अनजान स्मृतियों को हम लोग सहजात वृत्तियां कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का, सफलता का, असफलता का? तो आंसर नंबर है 2, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। मनुष्य की जो अंध सहजात वृत्ति है, जो उसे दिखती नहीं है, उसी का परिणाम है नाखूनों का बढ़ना। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है asanbiharboard.co.in। यहाँ पर जाकर के आप टेस्ट दे सकते हैं। क्लास 10 पर आप क्लिक करेंगे तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज खुल जाएगा। आप वहां पर जाइए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद ही आपकी तैयारी पुख्ता होती है। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए और टेस्ट दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन है। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? आलोक पर्व एक निबंध है, तो यह जो संग्रह है ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अशोक वाजपेयी? तो आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंध संग्रह है आलोक पर्व, उसी के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछे थे उसमें था लड़का ने, लड़की ने। अब है उस लड़की में किस टाइप की लड़की ने किया था? तो आंसर है 2 नंबर, छोटी लड़की ने पूछा था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? पुस्तक है जिसका नाम है सूर्य। मैक्स मुलर, बिरजू महाराज, गुणाकर मूले, महात्मा गांधी? तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गुणाकर मूले ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? सूर्य। गुणाकर मूले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देखो, भाषा अलग होता है, लिपि अलग होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है, और हिंदी को हम जिस लिपि में लिखते हैं उसको हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो लिखते हैं वो रोमन में लिखते हैं। तो ये है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, सोरसेनी, ब्राह्मी? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, देवनागरी लिपि में। हिंदी भी देवनागरी लिपि में और नेवारी भाषाएं भी क्या है? देवनागरी लिपि में है। आंसर देखते हैं। भारतीय दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भीमराव अंबेडकर, मैक्स मुलर, यतीन्द्र मिश्र, गुणाकर मूले? तो एक पुस्तक है उसका नाम क्या? भारतीय लिपियों की कहानी। तो इसकी रचयिता कौन है? गुणाकर मूले। आगे बढ़ते हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी? थोड़ी देर पहले हम बोले थे हिंदी एक भाषा है जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। तो देवनागरी तथा इसकी विविध बोलियां, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नागरी लिपि के लेखक हैं महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, गुणाकर मूले, यतीन्द्र मिश्र? क्या आंसर हो जाएगा? गुणाकर मूले। लिपि से संबंधित जो भी होगा उसका लेखक कौन होगा? गुणाकर मूले। आंख कान मुन के मार देना है, ये शॉर्टकट ट्रिक हुआ। क्या कौन होंगे? गुणाकर मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देखो, एक ही क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? हिंदी तथा इसकी विविध भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा इसका
देवनागरी लिपि, 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? सरहदपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर सरहदपाद की। दोहा कोश जो रचना है उसके लेखक कौन है? सरहदपाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण जो लिखी गई वो संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी? तो वो आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर संस्कृत। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थे, लेकिन अवधी भाषा में लिखे राम, ये जो तुलसीदास जी हैं। तो लेकिन जो हम रामायण की बात करते हैं वो संस्कृत में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? साक्षात्कार है, निबंध है, भाषण है, कहानी है? ये जो शीर्षक है नागरी लिपि, जिसको हम लोग, जिसका इस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ये क्या है? तो ये आंसर है 2 नंबर निबंध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं, ये सब भाषा तमिल तमिलनाडु में चलता है ना, कन्नड़ कर्नाटक में चलता है। तो कहता है कि ये सब कौन भाषाएं? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, दक्षिण भारत की? दक्षिण भारत में ये सब भाषाएं चलती है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, है ना। आंध्र प्रदेश में चलता है तेलुगु भाषा। तुम लोग कमेंट में लिखो मलयालम भाषा कहाँ पे चलता है, मैं देखूंगा फिर इसको मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में, क्योंकि ये सब क्या है? दक्षिण भारत का राज्य है। ऊपर में उत्तर भारत है, नीचे दक्षिण भारत है। जो भारत का जो मैप होता है, ऊपर उत्तर भारत है, नीचे दक्षिण भारत है। आगे बढ़ते हैं। निबंध के लेखक हैं गुणाकार मूले, अज्ञेय, पंत प्रसाद? क्या आंसर हो जाएगा? गुणाकार मूले। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकार मूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छकटिकम, मेघदूतम? तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर दोहा कोश। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद्रवरदाई लिखे हैं। मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ये मेघदूतम कौन है? कालिदास की रचना है। तो सरहपाद की कृति है 1 नंबर दोहा कोश। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के आदि कवि हैं चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद? तो कौन है? 4 नंबर सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं, आदि से अंत तक। आदि का हिंदी क्या होता है? शुरुआत। तो हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती लिपि में, ब्राह्मी लिपि में? क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर देवनागरी लिपि में। एक ही क्वेश्चन देखो कई बार अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उस पर ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। 12वीं सदी के केरलों के शासक के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्दलिपि में अंकित है। 12वीं सदी में जो केरल के शासक थे वो बहुत वीर हुआ करते थे, तो उन्होंने सिक्का जारी किया। पहले के जो राजा होते थे वो जीत के उपलक्ष्य में अभिलेख लिखवाते थे और सिक्का जारी करते थे। तो ये किस लिपि में अंकित है? ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती, देवनागरी? तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन है, ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी, देवनागरी, गुजराती, ब्राह्मी? देखो विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था हरिहर बुक्का का, ठीक है। ये दक्षिण भारत में बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था, बहुत ही वीर भी था, लेकिन जिसको लूट लिया गया बाद में। अपने देश के बड़े बड़े राजाओं का ये दुर्भाग्य था कि उनको हारना पड़ा। बहुत ज्यादा समृद्ध राज होने के बावजूद, बहुत ज्यादा मजबूत होने के बावजूद गद्दारों के कारण वो हार गए। तो खैर उसको हम लोग बाद में इतिहास में पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हम लोग फिर जो कोहिनूर हीरा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग यही जानते हैं कोहिनूर हीरा शेरशाह सूरी नहीं, शाहजहां के तख्त पे था, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दक्षिण भारत का था जिसको लूट करके मुगल साम्राज्य ने हासिल किया था, फिर वो ब्रिटेन की महारानी के पास अभी है। खैर उसको हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आंसर होगा 1 नंबर नंदी नागरी। विजयनगर के शासकों की जो लेखों की लिपि थी वो क्या थी? नंदी नागरी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी?
तो आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 9वीं सदी। नागरी लिपि के लेख उत्तर भारत की जब हम बात करते हैं, उत्तर भारत में कौन आता है? उत्तर भारत में आ जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये सब उत्तर भारत में आ जाता है, उत्तर प्रदेश। तो कहता है यहाँ पर जो नागरी लिपि के लेख हैं वो कब से मिलने लगते हैं? तो तीसरा नंबर 9वीं सदी के बाद से मिलना शुरू हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? इस लिपि के जो आरंभिक लेख हैं पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत, वो कहाँ से मिलते हैं? दक्षिण भारत से मिलते हैं। क्योंकि तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो ये बहुत पहले से, ईसा के समय से ही वहां से शुरू हो जाता है, दक्षिण भारत से, और अपने यहाँ 9वीं सदी से शुरू होता है। तो आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला? दक्षिण भारत से मिला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020, 1021, 1022, 1033। एक नंबर है 1020। 1020 में बेतमा दान पत्र का चर्चा है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये वेबसाइट है स्थानबिहारबोर्ड.co.in, यहाँ पर आप जाकर के टेस्ट दीजिए। मैं बार बार इसको इसलिए लाता हूँ कि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आपकी तैयारी पुख्ता नहीं होती है, इसलिए टेस्ट दीजिए, आपको ये पता चलेगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बार बार टेस्ट दीजिए, ऐसा हो कि जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आपको ऑप्शन नहीं देखना पड़े और आपको आंसर पता हो, तो वो टेस्ट देने से ही क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? एक ही क्वेश्चन देखो दोबारा आया है, पहले भी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, खरोष्टी, शौरसेनी, देवनागरी, कन्नड़। तो क्या आंसर हो जाएगा? देवनागरी। हिंदी तथा इसकी जो भी बोलियां हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं, विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है? एक ही क्वेश्चन है जो दूसरे लैंग्वेज में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में, सिंधु लिपि में, खरोष्टी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में। हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, नंदी नागरी लिपि में विजयनगर के शासकों के लेख हमें मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? कहते हैं ना भोज, अभी महाराष्ट्र में गुज्जर के लोगों का और राजपूत लोगों के बीच लड़ाई चल रही है, वो कहता है हमारे राजा थे, वो कहता है हमारे राजा थे। तो धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के, कहाँ पे? 1 नंबर धारा नगरी के थे परमार शासक भोज। ये कहाँ के थे? धारा नगरी के थे। आगे बढ़ते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? है ना, बहादुर क्या कहानी है, कहता है इसमें एक पात्र थी निर्मला, वो कौन थी? लेखक की बहन थी, लेखक की पत्नी थी, लेखक की रिश्तेदार थी, लेखक की माँ थी। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, लेखक की पत्नी थी। लेखक का जो पत्नी था उसका नाम था निर्मला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूले, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर अमरकांत। अमरकांत ने एक रचना की थी जिसका नाम था जिंदगी और जोंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर एक व्यक्ति का नाम था और ये जो चैप्टर भी है वो बहादुर पे केंद्रित है। तो कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की चाची। तो आंसर है 2 नंबर, लेखक का साला। निर्मला का भाई वो बहादुर को लेकर के आया था। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी थी। और लेखक कौन है? अमरकांत है। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मेरे को नहीं पढ़ो। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। आरा ही ले है ना, गाना भी है आरा पे, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बलिया से। तो हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? बलिया से प्राप्त की। बहादुर कहां से भाग कर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। ये बहादुर कहीं से भाग कर आया था, तो कौन सा जगह था? 2 नंबर, नेपाल से भाग के आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, मैंने नेपाल के बॉर्डर के आसपास बहुत दिन तक नौकरी की है। तो बहादुर भी नेपाल से भाग करके आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा? लेखक का पुत्र। लेखक का पुत्र जो है ये बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर था।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। बहादुर का पूरा नाम क्या है? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर, शिव बहादुर। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दिल बहादुर। बहादुर का नाम भी था दिल बहादुर और दिल भी था बहादुर। आगे बढ़ते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, मां की मार के कारण, घूमने के लिए। नेपाल से भागा था, तो नेपाल से क्यों भागा था? तो वो भागा था मां की मार के कारण, उसको मारती मां, इसलिए वो अपने घर से भाग गया था। देखता है, मार के कारण लोग घर से भाग जाता है, उसको पता ही नहीं होता है बाहर की दुनिया कितनी खराब है। इसलिए मार के डर से कभी घर से मत भागो। हमेशा जीवन को बेहतर जीने के लिए, अच्छे जीवन के लिए अपने घर से बाहर निकलो, कमाने के लिए निकलो। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम लोग कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकले हुए हैं। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। क्या आंसर है? 4 नंबर बहादुर। अमरकांत जो लिखे हैं कहानी, उसका क्या नाम है? बहादुर। आगे बढ़ते हैं, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। बहादुर के पिता की मौत हो गई थी, तो वो कहाँ मारे गए थे? युद्ध में मारे गए थे। बहादुर के पिता नहीं थे और मां की मार के डर से वो भाग गया था नेपाल से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली है? भैंस को बहादुर मारा, उसके डर से भैंस भाग करके किसके पास चली आई? बहन के, माँ के, नानी के, चाचा का। ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, माँ के पास चली आई भैंस भाग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया? रिश्तेदार जो था वो बहादुर पर आरोप लगाया, किस चीज का? पैसा चुराने का, गहना चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। चुराने का इल्जाम लगा। अब सवाल है कि क्या चुराया था, किस बात का इल्जाम लगाया था? तो आंसर हो जाएगा पैसा चुराने का। पैसा चुराने का बहादुर पे इल्जाम लगाया था लेखक का रिश्तेदार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर नौबत खाने में बहादुर, परंपरा का मूल्यांकन। तो बहादुर क्या है? कहानी है। आंसर नंबर 2। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़े? ललित निबंध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, नेपाल। और यही क्वेश्चन था, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। क्यों भाग के आया था? माँ की मार के डर से आया था। माँ की मार के डर से क्यों आया था? जबकि पिता पीटते हैं, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी नेपाल में नहीं, युद्ध में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था? क्वेश्चन पढ़े थे, किस किस चीज का इल्जाम लगा था? रुपये की चोरी का। तो वो कितना रुपया था? 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया। तो आंसर हो जाएगा 11 रुपया की चोरी का इल्जाम लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, उपर्युक्त सभी। तो 3 नंबर है। जब उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा तो लेखक और उसके घर वाले का व्यवहार उसके प्रति बदल गया, तो इससे बहादुर दुखी हो गया और घर से अचानक चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? नलिल विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अमरकांत का है मित्र मिलन। मित्र से क्या होता है? मिलन होता है। तो यह शीर्षक कहानी, यह कहानी है। ठीक है, ये कहानी संग्रह, इसमें बहुत सारे अलग अलग कहानियों का ये संग्रह है। मित्र मिलन एक शीर्षक हुआ, जो बुक होगा उसमें अलग अलग कहानी होगा, 1 कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी। उसी में बहादुर कहानी का भी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। वो कौन सा दिन था? तो रविवार के दिन लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहादुर कितने वर्ष का था? 10-11 वर्ष, 12-13 वर्ष, 9-10, 13-14 वर्ष। तो कितने वर्ष का था? 2, 12-13 वर्ष। पहले इस तरह, अभी क्या है, अभी शिक्षा की गारंटी का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, कि 14 वर्ष तक के बच्चे को एजुकेशन देना आवश्यक है। तो पहले ऐसा नहीं था, उस समय राइट टू एजुकेशन नहीं था। तो उस समय बहादुर कितना वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था, और जीने के लिए वह काम कर रहा था, लेखक अमरकांत के यहाँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था?
ऊंचा सैनी, उच्च गांव सैनी, उचका गांव सैनी, उच्च गांव सैनी। ये जो रामविलास शर्मा जी एक लेखक है, रामविलास शर्मा, उसका गांव है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम था ऊंच गांव सैनी। ऊंच गांव सैनी, गांव जो था ऊंचा था, ऊंचे लोग रहते थे ना, उच्च गांव सैनी उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? देखो भौतिकवाद क्या है, अभी सबसे ज्यादा भौतिकवाद का दौर है। लोग हर चीज के पीछे पागल, लोगों को मोबाइल चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब भौतिकवाद हुआ। कई इसका अर्थ भाग्यवाद नहीं है कि भाग्यवाद क्या हुआ, जो भाग से मिल जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति मुकेश अंबानी के परिवार में पैदा हो गया तो भाग्य हो गया। तो यह किस निबंध की पंक्ति? नागरी लिपि परंपरा का मूल्यांकन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो परंपरा के मूल्यांकन में यह बात लिखा हुआ है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्या है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1910, 1911, 1912, 1914। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था। 1914 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो 1918 तक चली थी। आगे बढ़ते हैं। परंपरा का मूल्यांकन है, ये जैसे हम है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। तो परंपरा का बहादुर क्या है? कहानी है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है। तो उसी तरह से परंपरा का मूल्यांकन है, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये क्या है? यह निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। आगे बढ़ते हैं। चलो ये मैं बार बार इस चीज को दिखाता हूँ, asanbiharboard.co.in पे जाकर के तुम जाकर के टेस्ट दो। बिना टेस्ट की तैयारी नहीं मुकम्मल होती है। और जब कोई दिक्कत है तो मेरा नंबर है, इस पे तुम व्हाट्सएप मैसेज छोड़ो, मैं खुद तुम लोगों से कांटेक्ट कर लूंगा। ये नंबर है, यहाँ पे देखो, नहीं होता है तो मेल करो। फेसबुक पे जाके मैसेज छोड़ सकते हो, ट्विटर पे जाके मैसेज छोड़ सकते हो, यहाँ पे मैसेज करो, मैं हर मैसेज का रिप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? अभी थोड़ी देर पहले थे, तो क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। कहानी, निबंध, व्यंग्य, संस्मरण, तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा निबंध। देखो यही है ना परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन है निबंध, यही ना पढ़े थे? हाँ यही पढ़े थे, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान, परंपरा क्या है? परंपरा जैसे हम लोग कोई चीज का फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप क्या है? जैसे हम लोग दीपावली मनाते हैं, ये सब परंपरा है जो हजारों साल से होते हैं। तो कहता है ये किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, लकीर के फकीर हैं तो वो परंपरा पे ही चल रहा है। जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, जो लकीर का फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो 3 नंबर होगा। जो लकीर का फकीर, देखो लकीर का फकीर क्या है कि जो होते आया उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति लकीर का फकीर नहीं होगा, यानी उस रास्ते पे नहीं चल रहा है और क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, तो उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। भाई तुम जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, क्रांति वाला बात मत करो, जो होते आया है वही करो। क्रांति का मतलब क्या हुआ? क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में अचानक परिवर्तन। जैसे देखो हमारा देश था, अंग्रेज का शासन था, तो क्रांतिकारी लोग जो थे वो अचानक परिवर्तन चाहते थे। अचानक परिवर्तन के लिए वो अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे थे। लेकिन गांधी जी जो लकीर के फकीर थे, लाठी लेके चल रहे थे, वो वही परंपरा से जो है अहिंसा के आधार पर देश को आजादी दिलाए। तो क्रांति का मतलब होता है अव्यवस्था में अचानक परिवर्तन। कभी कोई पूछे क्रांति का क्या अर्थ होता है? व्यवस्था में अचानक परिवर्तन। जैसे चाइना में क्रांति से सत्ता का परिवर्तन हुआ, रूस में क्रांति से सत्ता का परिवर्तन हुआ, फ्रांस में क्रांति से सत्ता का परिवर्तन हुआ। ये सब हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे अच्छे से, वीडियो सबको इंसर्ट कर करके पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन है, जार शाही कहाँ थी? देख लो, क्रांति की बात की थी, क्रांति आ गई, रूस में थे, रूस में जार हुआ करता था, वहां उसमें बहुत गरीबी थी। तो जब लोग
वहां पे बहुत गरीबी थी, तो वहां के रूस के राजा को जार कहा जाता है। लेनिन के नेतृत्व में जारशाही को हटाया गया। रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में, रूस में। और उसके बाद सर्वहारा वर्ग की सरकार की वहां स्थापना की गई, यानी वो जो सरकार थी वो मजदूरों की, किसानों की थी। तो आंसर हो जाएगा रूस में। आगे बढ़ते हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, अज्ञे, जायसी, रामविलास शर्मा। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जायसी। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका है। साहित्य का निर्माण हो रहा है और प्रतिभाशाली जो मनुष्य उसकी कौन सी भूमिका होगी? नगण्य, नगण्य का मतलब है 0, शून्य। निर्णायक, निर्णायक का मतलब होगा उनकी जो भूमिका होगी निर्णायक होगी, वो जो करेंगे वही फाइनल होगा। नकारात्मक यानी गलत सेंस में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा निर्णायक भूमिका होती है, प्रतिभाशाली लोग जो करेंगे वही फाइनल होगा। आगे देखते हैं। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है जातीय दृष्टि के इतिहास का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, समाजवादी व्यवस्था। देखो सामंतवादी व्यवस्था क्या मतलब है? जिसमें जमींदारों का शासन हुआ, सामंतों का शासन हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था, कैपिटल, जो बड़े बड़े पूंजीवादियों का, जैसे कि अमेरिका में और अपने भी देश में कम हुआ हद तक आज पूंजीवादी व्यवस्था ही है, अदानी अंबानी जी की ही चलती है। समाजवादी व्यवस्था का मतलब है जिसमें आम लोगों की सरकार हो, जो आज से कुछ दिन पहले तक इस देश में थी। उपर्युक्त सभी। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था ही संभव है। समाजवादी व्यवस्था में क्या था? पढ़े लिखे लोगों का शासन होता है। पढ़े लिखे यानी पढ़े लिखे लोगों का मतलब है जो लोग नौकरी करते हैं, जो टीचर होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, पत्रकार, इन लोगों का शासन होता है। तो यह किस व्यवस्था में संभव है? पढ़े लिखे लोगों का शासन का व्यवस्था संभव है समाजवादी व्यवस्था में। पूंजीवादी व्यवस्था में जिसके पास पूंजी है उसमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सामंतवादी व्यवस्था में जिसके पास बंदूक है, लाठी है, जमींदारों का, तो कलम की ताकत कहाँ होगी? समाजवादी व्यवस्था में होगी। आगे बढ़ते हैं। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? लेखक रामविलास शर्मा जो है ये संघ था, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ, जो लेखक थे प्रगतिशील थे उसके महामंत्री रहे। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर, 1949 से 1953 तक। अपना देश कब अपना देश 1947 में आजाद हुआ। 1949 में क्या हुआ था? संविधान को स्वीकार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतन को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखो ये यहां से यहां तक पंक्ति है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतन को, जो भौतिकवाद जो है वो मनुष्य की, जो भौतिकवाद का क्या मतलब है? हमको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए। ये मनुष्य की जो चेतन है, जो हमारी चेतना है कि हमें करना क्या चाहिए, इसकी आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए, आर्थिक संबंध की बात कर रहे हैं, पैसा से बात करते हुए, उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। जो स्वाधीनता है कि नहीं हमें आजाद होना, सो स्वीकार करता है। ये किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति, अभिनय और परंपरा का मूल्यांकन, नबोध खाने में इबादत। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, परंपरा के मूल्यांकन में इस बात की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? नेश्वरवादी सभ्यता को, एकस्वरवादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। समझो, नेश्वरवादी यानी ईश्वर है ही नहीं, एकस्वरवादी यानी एक ही ईश्वर का बात कर रहे हैं। पूंजीवाद में जैसे अदानी अंबानी, तो कहता है सामाजिक विकास क्रम में जो विकास क्रम हो रहा है उसका स्तर क्या है? सामाजिक है। सामंती सभ्यता की अपेक्षा कहता है जमींदारी सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो कहा जा सकता है 3 नंबर, पूंजीवादी व्यवस्था को। देखो सामंत जमींदारों से तो बेहतर है ना मुकेश अंबानी का शासन।
पूंजीपति लोगों का शासन हो, उसमें क्या है, भोगवाद की बात होती है। सामंतवादी व्यवस्था में लाठी की बात होती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था से अच्छी होती है, लेकिन सबसे अच्छी व्यवस्था समाजवाद होता है। समाजवाद जिसमें पढ़े लिखे लोगों का, आम लोगों का शासन होता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक। क्या हो जाएगा, 3 नंबर, निरपेक्ष संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध क्या है, निरपेक्ष है, किसी के पक्ष में नहीं है। क्वेश्चन है, जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। जिस समय जार का शासन था, तो जारशाही रूस का मतलब उस समय जार का शासन था। उस समय का जो सोवियत संघ था उसमें पढ़े, सोवियत समाज, तो उसमें पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो 1 नंबर है टॉल्स्टॉय। इनको, ये वहां के साहित्यकार हैं टॉल्स्टॉय। इनकी किताबें बहुत लोकप्रिय है। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। देखो, घराना हुआ करता था, बनारस घराना, लखनऊ घराना, डुमराव घराना। इसको कोई राजा जो है इसका संरक्षक हुआ करता था, वहां पर लोग कला सिखा करते थे। तो उसी तरह के व्यक्ति थे पंडित बिरजू महाराज। तो कहा जाता है वो किस घराने के वंशज थे, तो आंसर हो गया 2 नंबर, लखनऊ घराने के थे। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है। योगी, श्री योगी आदित्यनाथ अभी वहां के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध है। तो अब बिरजू महाराज क्या थे, तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर, इनमें से कोई नहीं, उनका इनमें से किसी से संबंध नहीं था। आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखट हूँ पाठ के लेखक हैं। यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत, पंडित बिरजू महाराज। तो आंसर हो जाएगा 4था नंबर, पंडित बिरजू महाराज। जित जित मैं निरखट हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ। 27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में। तो आंसर हो गया इसका 1 नंबर, 27 साल की उम्र में ही उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हो गया बिरजू महाराज को, जो कि लखनऊ घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला, उसके गुरुजी कौन थे। तालीम मतलब शिक्षा, ये उर्दू शब्द हुआ। दादा से, बाबूजी से, नाना से, चाचा से। तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बाबूजी से। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिला, बाबूजी से मिला। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस शैली के नर्तक, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथक। तो आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कथक। बिरजू महाराज के जो नर्तक थे वो क्या थे, कथक के थे। भरतनाट्यम कहाँ, तमिलनाडु में चलता है।